नमस्कार विद्यार्थियों, आईडी क्लासेस में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान की पुस्तक भारत और समकालीन विश्व भाग 2 अर्थात कक्षा 10 की इतिहास की पुस्तक। इसमें हम प्रथम अध्याय यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय का अध्ययन कर रहे थे। यदि आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है तो उन्हें अवश्य देखिएगा। इसके लिए आप ऊपर आई बटन पर क्लिक कर भी इस पाठ की प्लेलिस्ट देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त अन्य पाठों की भी प्लेलिस्ट देखकर आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। हमने इससे पहले वाली वीडियो में देखा था कि उदारवादी राष्ट्रवाद के क्या मायने थे। हमने उसमें उदारवाद के बारे में जाना था। यूरोप में 19वीं सदी में उदारवादी विचार उत्पन्न हुए थे। उदारवादी अर्थात लिबरल। उदारवाद को अंग्रेजी में लिबरलिज्म कहते हैं। तो हमने देखा था कि यूरोप में राजतंत्र के विरोध में उदारवाद के विचार चारों ओर फैलने लगे और इन विचारों में कई अलग अलग हमने घटनाएं भी देखी थी कि किस प्रकार इन्होंने राजतंत्र को हटाकर सत्ता का नया रूप सामने लाया। इसके अलावा उदारवादी विचारों ने आर्थिक रूप से क्या क्या बदलाव किए। परंतु एक मुख्य बात यह थी कि जब उदारवादी सरकार आई, उदारवादी विचार थे, उन विचारों में ऐसा था कि कोई एक राजा नहीं होगा। तो शासन कौन करेंगे? शासन जो करेंगे उन्हें पहचानने के लिए क्या किया जाता था? मत लिए जाते थे। सभी लोगों का मत लिया जाता था कि शासन कौन करे, और उस मत में अधिकार सिर्फ और सिर्फ संपत्तिवान पुरुष को था। मताधिकार के लिए महिलाओं और संपत्तिहीन पुरुषों को सदा ही संघर्ष करना पड़ा। ये एक बहुत ही मुख्य लाइन, और अक्सर एग्जाम में एक प्रश्न तो आता ही है, खासतौर से महिलाओं को लेकर कि महिलाओं को क्या क्या मेहनत करनी पड़ी या महिलाओं के सामने कैसी कैसी परिस्थितियां आईं जिनका उन्हें सामना करना पड़ा। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि महिलाओं को किसी भी विचार में मत अधिकार नहीं मिला। शुरुआत में संपत्तिवान पुरुषों को मिला। फ्रांस में जब जैकोबिनों की सरकार आई तब संपत्तिहीन पुरुषों को भी मिला, परंतु महिलाओं को उन्होंने भी नहीं दिया। और जब नेपोलियन का राज आया तब फिर से संपत्तिहीन पुरुष महिला दोनों में से किसी को भी यह अधिकार नहीं रहा। आगे हम देखेंगे कि नेपोलियन का राज जब समाप्त हुआ तब क्या हुआ। तब के बारे में हम जानेंगे कि किसी को भी यह अधिकार नहीं रहा। हमने उदारवाद के बारे में जाना कि राजनीति पर इसका एक बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ा था। कैसा प्रभाव था? पहला तो मुख्य यह है कि कानून के प्रति सभी को बराबर कर दिया गया। कानून के प्रति सभी की बराबरी हो गई। और दूसरा, जो पादरी वर्ग के या राजाओं के विशेष अधिकार थे उनको समाप्त कर दिया गया और सभी को समान स्तर पर ला दिया गया। ये राजनीति के मुख्य बिंदु हैं। इसके अतिरिक्त अर्थशास्त्र पर क्या असर पड़ा, देश की अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ा, इसे देखें तो एक तो बाजार को मुक्त कर दिया गया और राज्य के अंदर आयात निर्यात पर कर की समाप्ति कर दी। हमने पिछली वीडियो में देखा था कि राज्य में अलग अलग जगहों पर मापन व्यवस्था अलग अलग थी। तो कोई एक वस्तु एक जगह एक एले है, दूसरी जगह एक एले वस्तु की माप उससे भिन्न होगी। जैसा कि हमने देखा था कि फ्रैंकफर्ट में एक एले अगर 54 सेंटीमीटर होगा तो दूसरी जगह वह 56 सेंटीमीटर हो सकता है। तो इस प्रकार मापन अलग था। साथ में हमने ये भी देखा कि फ्रांस के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक जाने में करीब 11 से 12 ऐसे कई सारे अलग अलग जगहों से पार करना पड़ता था और हर जगह सीमा शुल्क देना पड़ता था जो करीब 5% था। तो इस प्रकार काफ़ी ज़्यादा खर्चा आयात निर्यात में होता था। तो यह कर भी समाप्त कर दिया गया था। इसके अतिरिक्त 1834 में शुल्क संघ जोल्वेराइन बनाया गया था। इसके बाद रेलवे को भी बढ़ावा दिया गया। जोल्वेराइन ने क्या किया था? जब यह शुल्क संघ बना तो इसने वहाँ पर जो 30 से भी अधिक अलग अलग मुद्राएं थीं
उन मुद्राओं को समाप्त कर कर सिर्फ और सिर्फ 2 मुद्राएं छोड़ी। इसके बाद रेलवे को भी बढ़ावा दिया गया ताकि चारों ओर से देश आपस में जुड़ सके। तो ये तो था कि हमने जो पिछली वीडियो में देखा। अब आज हम बात करेंगे 1815 के बाद के रूढ़िवाद की, जो एक नया रूढ़िवाद यूरोप ने देखा। 1813 में नेपोलियन एक युद्ध हारा था और उसके उपरांत वह हारता ही चला गया, और जब वह हारता गया तो 1815 में उसका शासन पूरी तरह समाप्त कर दिया गया और उसे किसी लायक नहीं छोड़ा गया। 1815 में वियना में एक समझौता हुआ था, जिस समझौते के बाद रूढ़िवाद पूरे यूरोप में आ गया। 1815 में नेपोलियन की हार के बाद यूरोपीय सरकारें रूढ़िवाद की भावना से प्रेरित थीं। ये रूढ़िवाद क्या है? ये वही निरंकुश राजाओं का शासन है, जो पुरानी रूढ़ियाँ थीं वही वापस लाई जाएं, ऐसी भावना थी। रूढ़िवादी मानते थे कि राज्य और समाज की स्थापित पारंपरिक संस्थाएं जैसे राजतंत्र, चर्च, सामाजिक ऊंच नीच, संपत्ति और परिवार को बनाए रखना चाहिए। तो जो रूढ़िवादी लोग थे उनकी क्या सोच थी? उनकी सोच थी कि जो राजतंत्र है और धार्मिक स्थल हैं जैसे चर्च हैं और संपत्ति और परिवार, इन सभी को बनाए रखना चाहिए। वे सोचते थे कि एक ही राजा हो वही अच्छा है, पादरी वर्ग भी रहना चाहिए, वही लोगों को धार्मिक शिक्षा दे और सभी को परिवार बनाकर एक साथ रहना चाहिए। फिर भी अधिकतर रूढ़िवादी लोग क्रांति से पहले के दौर में वापसी नहीं चाहते थे। तो जो रूढ़िवादी लोग थे, मतलब जो अलग अलग रूढ़ियाँ सोचती थी, उनके विचार क्या थे कि एक राजा वाला राज्य बेहतर था, हमें धर्म से जुड़े रहना चाहिए और साथ में सभी को परिवार के रूप में एक साथ रहना चाहिए, ये उनकी सोच थी। परंतु क्रांति के बाद उनके विचारों में भी बदलाव आया। पहले क्या था? पहले निरंकुश राजाओं का शासन होता था। वे राजा क्या करते थे? वे कुछ भी कर सकते थे। परंतु अब जो अधिकतर रूढ़िवादी लोग थे वे ऐसा राज्य तो नहीं चाहते थे जहां पर सब कुछ राजा के हाथ में हो। वैसा दौर उन्हें नहीं चाहिए था जैसा क्रांति से पहले था, परंतु उन्हें क्रांति से पहले का दौर अच्छा लगता था। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है कि ऐसा वो क्या चाहते हैं। तो एक बार फिर समझिए, कहने का अर्थ यह है कि क्रांति होने से पहले उनके कुछ विचार थे। वे सोचते थे सभी को परिवार के रूप में एक साथ रहना चाहिए, ईश्वर में विश्वास रखना चाहिए और अपने राजा या शासक के प्रति निष्ठावान होना चाहिए। ऐसे उनके विचार थे। फिर क्रांति हुई। क्रांति से क्या हुआ? इन सभी को समाप्त कर दिया गया और सरकार प्रजा की आ गई। जो लोग रहते थे वही शासक चुनेंगे, ऐसा निश्चित हुआ। जब ऐसा निश्चित हुआ और उसके बाद जो रूढ़िवादी लोग थे उन लोगों के विचार में क्या परिवर्तन आया? वे लोग भी यह तो नहीं चाहते थे कि एक राजा सब निश्चित करे। उन्हें भी यह बात तो अच्छी लगी होगी कि शासन कौन करेगा, ये लोग ही निर्धारित करें, वंशवाद की समाप्ति। ऐसी सोच उनके मन में आई कि वंशवाद समाप्त कर दो, परंतु एक राजा हो तो अच्छा। नेपोलियन द्वारा शुरू किए गए परिवर्तनों से उन्होंने यह जान लिया था कि आधुनिकीकरण राजतंत्र जैसी पारंपरिक संस्थाओं को मजबूत करने में सक्षम था। उन्होंने क्या जाना कि जब ये आधुनिकीकरण किया गया, जो पुराने विचार थे उनसे निकलकर आधुनिक नए विचारों को अपनाया गया, तो रूढ़िवादी लोगों ने भी यह तो माना कि आधुनिकीकरण से राजतंत्र जैसी पारंपरिक संस्थाएं जो थीं वे मजबूत हो गईं। वहाँ का प्रजातंत्र होता वह बेहतर होता, मजबूत होता, वह राज्य की ताकत को ज़्यादा कारगर और मजबूत बना सकता था। तो जो नए विचार आए थे, आधुनिकीकरण हुआ, इससे राज्य पहले से मजबूत बन सकता है, ऐसी सोच सभी के ही मन में आ गई। चाहे वे प्रजातंत्र के पक्ष में रहे हों या राजतंत्र के पक्ष में, यह सोच सभी के अंदर आ गई कि आधुनिकीकरण से, नए विचारों से राज्य बेहतर किया जा सकता था। एक आधुनिक सेना क्या हो सकता है? एक आधुनिक सेना
कुशल नौकरशाही, तो जो लोग जो काम करते हैं उन्हें बेहतर ढंग से रखा जाए, पढ़े लिखे लोग हों, ऐसा ना हो कि राजा ने अपनी मर्जी से अपने मंत्री नियुक्त कर दिए हैं, ऐसी चीज़ें ना हो। उसकी जगह लोगों से ही जो पढ़े लिखे और उत्तम लोग हों उनको सब संभालने दिया जाए। और इसके अतिरिक्त सामंतवाद और भूदासत्व की समाप्ति, इनसे एक गतिशील अर्थव्यवस्था बन सकती है और इनसे निरंकुश राजतंत्रों को शक्ति प्रदान होती थी। यह नहीं रहता। तो कहने का अर्थ क्या है कि जब उदारवाद आया, उदारवाद के बाद 1815 में यूरोप के अन्य देशों ने, जिन्होंने नेपोलियन के राज्य को समाप्त कर दिया, उन देशों ने नेपोलियन के अंदर के क्षेत्र को फिर से रूढ़िवाद एवं राजतंत्र में जकड़ने की कोशिश की। वहाँ पर जो लोग रूढ़िवाद को पहले से समर्थन देते थे, वे लोग इससे खुश तो हुए कि उन्हीं की सोच वापस आएगी, परंतु उन्होंने यह भी जान लिया कि जब आधुनिकीकरण किया जाए तो हमारी सेना बेहतर हो सकती है, हमारी नौकरशाही अच्छी हो सकती है और अर्थव्यवस्था भी उत्तम हो सकती है। तो आधुनिकीकरण ज़्यादा अच्छा है। 1815 में ब्रिटेन, रूस, प्रशा और ऑस्ट्रिया जैसी यूरोपीय शक्तियों, जिन्होंने मिलकर नेपोलियन को हराया था, के प्रतिनिधि यूरोप के लिए एक समझौता तैयार करने के लिए वियना में मिले। इस सम्मेलन अर्थात कांग्रेस की मेजबानी ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिख ने की। इसमें प्रतिनिधियों ने 1815 की वियना संधि तैयार की, जिसका उद्देश्य उन कई सारे बदलावों को खत्म करना था जो नेपोलियाई युद्धों के दौरान हुए थे। तो ये है 1815 के वियना संधि के बाद के यूरोप का मानचित्र। तो 1815 में जब ब्रिटेन, रूस, प्रशा और ऑस्ट्रिया जैसे यूरोप के देशों ने नेपोलियन को मिलकर हरा दिया था, तब उसका सारा क्षेत्र उनके पास था, उनके मन में था कि आगे क्या किया जाए। तो उन्होंने एक सम्मेलन किया और उस सम्मेलन का प्रतिनिधित्व किसने किया? चांसलर ड्यूक मेटरनिख ने। ऑस्ट्रिया के चांसलर थे ड्यूक मेटरनिख, उन्होंने इस सम्मेलन का प्रतिनिधित्व किया। इसमें उन्होंने वियना की एक संधि बनाई, ट्रीटी ऑफ वाइना, और इस संधि का जो मुख्य उद्देश्य था वह क्या था? नेपोलियाई युद्धों के दौरान नेपोलियन ने अपने क्षेत्र में जो कुछ भी बदलाव किए थे उनको हटा देना, उन कई सारे बदलावों को खत्म करना जो नेपोलियाई युद्ध के दौरान हुए थे। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान हटाए गए बूर्बों वंश को सत्ता में बहाल किया गया और फ्रांस ने उन इलाकों को खो दिया जिन पर कब्जा उसने नेपोलियन के अधीन किया गया था। तो फ्रांस ने नेपोलियन के राज में ये कई सारा बहुत बड़ा क्षेत्र अपने अंदर ले लिया था, परंतु 1815 के वियना सम्मेलन में फ्रांस से वह सब क्षेत्र वापस छीन लिया गया और फ्रांस को अपनी पुरानी सीमाओं में भेज दिया गया। फ्रांस की सीमाओं पर कई राज्य कायम कर दिए गए ताकि भविष्य में फ्रांस विस्तार ना कर सके। तो फ्रांस अब आगे ना बढ़े, फिर से नेपोलियन जैसा कुछ ना हो, उसके लिए उन्होंने क्या किया? कई सारे अलग अलग राज्य फ्रांस की सीमाओं पर लगा दिए। इससे क्या होगा कि यदि फ्रांस ने एक जगह आगे बढ़ने की कोशिश करी तो दूसरी सीमा के लोग समझ जाएंगे कि फ्रांस अपना विस्तार करना चाह रहा है, तो सभी लोग मिलकर फ्रांस को रोक सकें, ऐसी कोशिश उन्होंने की। इसीलिए फ्रांस को अलग अलग देशों से रोकने का प्रयत्न किया गया। अतः उत्तर में नीदरलैंड्स का राज्य स्थापित कर दिया गया। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये है फ्रांस और फ्रांस के उत्तर में इधर नीदरलैंड बना दिया गया और इस नीदरलैंड में बेल्जियम राज्य भी आ गया जिसमें बेल्जियम शामिल था और दक्षिण में
पीडमोंट में जेनोआ जोड़ दिया गया। तो इस और पीडमोंट में जेनोआ को भी जोड़ दिया गया। प्रशा को उसकी पश्चिमी सीमाओं पर महत्वपूर्ण नए इलाके दिए गए, जबकि ऑस्ट्रिया को उत्तरी इटली का नियंत्रण सौंप दिया गया। तो आप यहाँ देख सकते हैं, ये जो ऑस्ट्रियाई साम्राज्य था, इस साम्राज्य को उन्होंने इटली के उत्तर के भाग का पूरा जिम्मा सौंप दिया। तो उत्तर इटली को ऑस्ट्रियाई साम्राज्य संभालने लगा। इसके अतिरिक्त प्रशा का जो पश्चिमी हिस्सा था उसको भी मजबूत किया गया। मगर नेपोलियन ने 39 राज्यों का जो जर्मन महासंघ स्थापित किया था उसे बरकरार रखा गया। तो पहले जर्मनी कोई एक देश नहीं था, ये कई छोटे छोटे हिस्सों में बटा था। नेपोलियन ने यह 39 राज्यों का एक जर्मन महासंघ बनाया। तो बाद में जब 1815 में नया यूरोप का नक्शा निर्धारित किया गया, उसमें ये जो जर्मन महासंघ उसने बनाया था उसको नहीं तोड़ा गया, उसको जैसे का तैसा जर्मन बना दिया गया। तो ये एक नया जर्मन महासंघ बनकर सामने आया। पूर्व में रूस को पोलैंड का एक हिस्सा दिया गया, जबकि प्रशा को सैक्सनी का एक हिस्सा प्रदान किया गया। तो ये जो रूस है इसको पूर्व में पोलैंड मिला। तो फ्रांस का जो पूर्वी हिस्से में रूस साम्राज्य था बहुत बड़ा, इसको पोलैंड का पूरा आधिपत्य दे दिया गया और प्रशा को सैक्सनी का एक हिस्सा दे दिया गया। इस सब का मुख्य उद्देश्य ये आपको ध्यान रखना है कि ऐसा क्यों किया। इसका उद्देश्य ऐसा था कि उन राजतंत्रों को बहाल किया जाए जिन्हें नेपोलियन ने बर्खास्त कर दिया था। तो यहाँ एक विचित्र बात यह आती है कि हमने जाना था कि नेपोलियन स्वयं भी राजतंत्र था, उसने भी फ्रांस में राजतंत्र वापस लाया। तो यहाँ पर राजतंत्र का क्या अर्थ है? कहने का मतलब ये है कि नेपोलियन ने भी राजतंत्र को ही कायम रखा, परंतु उसने राजतंत्र में काफ़ी सुधार किए, ऐसे सुधार जो उत्तम हो सकते थे, जिससे प्रशासन बेहतर हो। परंतु जब नेपोलियन हार गया तो बाकी देशों ने, बाकी राज्यों ने नेपोलियन की सभी सुधारों को भी हटा दिया और साथ में पुराने तरीके के राजतंत्र वे वापस ले आए। वे राजतंत्र जिनमें एक राजा होता था और वह अपनी शक्ति से सब कुछ कर सकता था। साथ ही यूरोप में एक नई रूढ़िवादी व्यवस्था कायम करने का लक्ष्य रखा गया। 1815 में स्थापित रूढ़िवादी शासन व्यवस्थाएं निरंकुश थीं। ये आपको फिर देखना है, क्या? निरंकुश, जिन पर कोई रोक ना हो। ये पूरे पाठ में कई बार आएगा और आपको बार बार ये देखना होगा। यह एक मुख्य शब्द है, निरंकुश व्यवस्थाएं। तो 1815 में जो नई रूढ़िवादी शासन की व्यवस्थाएं बनी वे सभी निरंकुश थी। वे आलोचना और असहमति बर्दाश्त नहीं करती थीं और उन्होंने उन गतिविधियों को दबाना चाहा जो निरंकुश सरकारों की वैधता पर सवाल उठाती थी। तो उस समय के जो राजा थे वे यह बिल्कुल भी सहन नहीं कर सकते थे कि लोग उनकी आलोचना करें। वहाँ आप शासन की आलोचना नहीं कर सकते, शासन के खिलाफ कुछ नहीं बोल सकते। शासन से अगर आपको कोई भी असहमति है तो वह बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आपको शासन से सहमत होना होगा और यदि आप सहमत नहीं हैं तो चुप रहिए, कुछ बोलिए मत। ऐसी यदि आप गतिविधि करें कि आप शासन के खिलाफ लोगों को एकत्रित करें या शासन के खिलाफ कुछ बोलेंगे तो सरकार आप पर सवाल उठाएगी। ज़्यादातर सरकारों ने सेंसरशिप के नाम पर ऐसे कई नियम बनाए जिनका उद्देश्य अखबारों, किताबों, नाटकों और गीतों में व्यक्त उन बातों पर नियंत्रण लगाना था जिनसे फ्रांसीसी क्रांति से जुड़े स्वतंत्रता और मुक्ति के विचार झलकते थे। तो फ्रांसीसी क्रांति से क्या आए थे? स्वतंत्रता के विचार आए थे। किनसे स्वतंत्रता? राजाओं से स्वतंत्रता।
और जब राजाओं को वापस सत्ता मिली तो उन्होंने क्या किया, वे डरते थे कि कहीं फिर सरकार उन्हें ना उखाड़ फेंके, तो उन्होंने ऐसी सभी रास्ते बंद कर दिए। आप यदि अखबारों में शासन के खिलाफ कुछ बोलेंगे या किताब में क्रांतिकारी विचार डालेंगे या किसी नाटक के जरिए ऐसा दिखलाना चाहेंगे कि हमें स्वतंत्रता की आवश्यकता है, या ऐसी कविताएं या गीत लिखें जो देश को आज़ाद कराने की बात करें, ऐसी सभी स्थितियों को उन शासकों ने हटा दिया, उन पर नियंत्रण लगाया। तो यदि आप अखबार में लिखते हैं कि हमें शासन से मुक्ति पाकर एक होकर प्रजातंत्र लाना है, तो आपको या तो हटा दिया जाएगा या अखबार से आपकी बात हटा दी जाएगी। यदि आपने ऐसा नाटक किया जिसमें दिखाया जा रहा हो कि शासन के लोग दूसरों को प्रताड़ित कर रहे हैं, तो आपका नाटक रद्द कर दिया जाएगा और आपको सजा मिलेगी। ऐसा कार्य वहाँ के शासकों ने किया। लेकिन फिर भी क्रांति की स्मृति उदारवादियों को लगातार प्रेरित कर रही थी। फिर भी फ्रांसीसी क्रांति की स्मृति उदारवादियों को लगातार प्रेरित कर रही थी। नई रूढ़िवादी व्यवस्था के आलोचक उदारवादी राष्ट्रवादियों द्वारा उठाया गया एक मुख्य मुद्दा था प्रेस की आज़ादी, एक फ्री प्रेस, फ्रीडम ऑफ प्रेस। यही उनका सबसे बड़ा मुद्दा था। ये आपको अच्छे से याद रखना है कि नई रूढ़िवादी व्यवस्था के आलोचक उदारवादी राष्ट्रवादियों द्वारा उठाया गया एक मुख्य मुद्दा था प्रेस की आज़ादी। तो यहाँ भी हमने देखा कि आलोचना करना नहीं हो सकता, आप आलोचना नहीं कर सकते, परंतु इसका मतलब यह थोड़ी है कि कोई आलोचक नहीं रहेगा। आलोचक तो थे, इस शासन के आलोचक तो काफ़ी लोग थे, परंतु उन्हें अधिकार नहीं मिलता था कि वे स्वतंत्र रूप से सरकार के खिलाफ कुछ कर सकें। यदि उनके विचार सरकार से अलग हैं तो उन्हें चुप रहना होगा, ऐसी व्यवस्था बनाई गई थी। तो प्रेस की आज़ादी को लेकर उन आलोचकों ने अपने सवाल उठाने की कोशिश की। उनका यही मुख्य मुद्दा था कि प्रेस को आज़ाद किया जाए और सभी को अधिकार मिले अपनी बात कहने का। वे ये चाहते थे कि अखबार में शासन के विरुद्ध भी कुछ लिखा जा सके, किताबों में कुछ लिखा जा सके। उस समय टीवी भी आने वाला था, तो उस पर यदि कुछ दिखाया जाए तो वह भी दिखाया जा सके, या नाटक किए जा रहे हैं तो नाटकों में भी यह दिखाया जा सके कि सरकार जो इस समय है उससे भी बेहतर सरकार बनाई जा सकती है। तो यह थे रूढ़िवाद के प्रभाव। अब हमने यह देख लिया कि शासन वापस राजाओं के पास आ गया और यह भी हमें पता है कि उसके आलोचक हैं। तो आगे क्या होना है वह निश्चित है कि क्रांति आगे बढ़ेगी ही, और क्रांति होगी तो कई क्रांतिकारी भी होंगे। तो हम अगली वीडियो में देखेंगे क्रांतिकारियों ने क्या क्या किया। आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक अवश्य कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, क्योंकि यहाँ आपको सभी पाठ अच्छे से पढ़ाए जाएंगे एवं सभी विषयों को पूर्ण किया जाएगा। साथ में आप हमारी वेबसाइट idclasses.com पर जा सकते हैं, वहाँ आपको इस पाठ के नोट्स भी मिल जाएंगे। साथ में प्रैक्टिस के लिए टेस्ट और महत्वपूर्ण प्रश्न भी प्रदान किए जाएंगे। धन्यवाद।